हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज जगत में। दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है इतिहास। आज हम बात करेंगे इतिहास के बारे में और इतिहास के महत्व के बारे में कि हमारे जीवन में इतिहास का क्या महत्व है। चाहे वह इतिहास हमारे जीवन के लिए सामान्य जानकारी के रूप में या फिर एक विषय के रूप में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इतिहास का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो इतिहास के हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसको जानने से पहले सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि इतिहास क्या होता है, इतिहास किसे कहा जाता है, इतिहास की परिभाषा क्या होती है। तो आइए हम देखते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं या फिर इतिहास क्या होता है। तो इतिहास को माना जाता है कि इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इति जोड़ ह जोड़ आस। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इति जोड़ ह जोड़ आस। इसका मतलब होता है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ, ऐसा निश्चित रूप से हुआ। कोई भी घटना जो निश्चित रूप से घटित हुई है, उस घटना को या फिर उस घटना का अध्ययन इतिहास कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति, संस्था, समाज, देश आदि द्वारा अतीत में जो विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, उनका काल क्रमानुसार विवरण इतिहास कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा या किसी समाज या राष्ट्र के द्वारा अतीत में, अतीत मतलब बीता हुआ, अतीत में कोई महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट घटनाएं घटित हुई है, उसको उनका जो काल के क्रम के अनुसार, ऐसा नहीं कि कभी भी किसी को किसी भी घटना को ऐसे ही हम दे दिए, बता दिए, वह इतिहास के अंतर्गत नहीं पढ़ा जाएगा। काल क्रम के अनुसार जो विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसका अध्ययन किया जाता है, उसे इतिहास कहा जाता है और इतिहास कहलाता है। अब हम समझेंगे कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, आखिर में इतिहास का महत्व क्या है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इतिहास से हमें अतीत की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। जो भी विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं देश दुनिया में देश दुनिया में जो भी महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट घटनाएं घटित हुई हैं, उनका कालक्रम के अनुसार जो विवरण प्रस्तुत किया जाता है वह इतिहास होता है। इसलिए इतिहास को हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हमें यह पता चले कि दुनिया का विकास कैसे हुआ, कैसे मानव की उत्पत्ति हुई, कैसे लोग चलना सीखे, बैठना सीखे, पशुपालन करना सीखे, कृषि करना सीखे, आग पर कैसे नियंत्रण पाया गया, पहिए की आविष्कार कैसे हुई, चाक का आविष्कार कैसे हुआ और आज के समय में हम चांद तक कैसे पहुँचे। ठीक है, जैसा कि अब पता है कि भारत एक गगनयान मिशन पे है, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी हो रही है। तो यह जो क्रम है, विकास का जो क्रम है, यह कैसे समय के साथ साथ परिवर्तित होते होते आज तक पहुंचा हुआ है, यह सब कैसे हुआ, इसको जानने के लिए हमें इतिहास पढ़ना होगा। उसी तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो परिवर्तन हुए, किस किस चरण में और कब कब परिवर्तित होता गया, यह परिस्थितियां बदलते गई, यह जानना है तो हमें इतिहास पढ़ना होगा। कभी सती प्रथा जैसा क्रूर और अमानवीय परंपरा चलती थी अपने देश में,
लेकिन एक समय आया जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अंत किया। उसी तरह से आप देखेंगे कि नरबलि प्रथा और इस तरह के कई अनेक कुप्रथाएं चलती थी, परंपराएं चलती थी, कर्मकांड चलता था। उसका कैसे कैसे खात्मा किया गया यह हमें इतिहास में जानने को मिलता है। उसी तरह से कैसे हमारे देश पर विदेशियों का आक्रमण हुआ और कैसे सम्राट अशोक का साम्राज्य भारत ही नहीं पूरे भारतीय महाद्वीप के साथ साथ सेंट्रल एशिया तक उसका विस्तार हुआ था। कैसे अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत से निकालकर बाहर श्रीलंका, मलाया, इंडोनेशिया और आज चीन, जापान तक उसको पहुंचाया। इसको जानने के लिए हमें इतिहास पढ़ना पड़ता है। तो इस तरह से इतिहास हमें सिखाता है कि दुनिया का विकास कैसे हुआ, दुनिया में लोग रहते कैसे हैं, ठीक है, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन किन किन चरणों से कब कब हुआ। तो और एक अलग दृष्टिकोण है एज अ स्टूडेंट, एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर, जिसमें हम लोग को पता है कि सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज से पूछे जाने वाले क्वेश्चन में सबसे अधिक यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह हमारे इतिहास से पूछा जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें यदि पूछा जाता है तो उसमें इतिहास का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से हम लोग समझ पाए कि इतिहास क्या है, इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अब बात आती है कि इतिहास का सिलेबस क्या है। अब यहाँ से कंप्लीटली मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा। यहाँ पे हम इतिहास के पाठ्यक्रम को जानेंगे, सिलेबस को जानेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें इतिहास को कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे हम इतिहास को दो भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। पहला है विश्व का इतिहास और दूसरा है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को देखें तो अध्ययन के दृष्टि से इसे भी 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। पहला प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। तो इतिहासकारों ने किस कालखंड को प्राचीन भारत का इतिहास कहा जाए, किस कालखंड को मध्यकालीन भारत का इतिहास कहा जाए और किस कालखंड को आधुनिक भारत का इतिहास कहा जाए, इसके लिए इतिहासकारों ने काल का निर्धारण किया है, कालखंड का निर्धारण किया है। उसमें ईसा पूर्व से 1207 ईस्वी तक की बीच के जितनी भी घटनाएं हैं, ईसा पूर्व कहने का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, तो यूं कहिए कि पृथ्वी का जब उद्भव हुआ तब से लेकर और 1207 ईस्वी तक के जितनी भी महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट घटनाएं घटित हुई, उसका कालक्रम के अनुसार जो अध्ययन किया जाता है, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, विश्व के परिप्रेक्ष्य में नहीं बात हो रही है, बात हो रही है भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो ईसा पूर्व से लेकर और 1207 ईस्वी के मध्य जितने भी विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, उसका अध्ययन हम प्राचीन भारत में करते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास में करते हैं। उसी तरह से 1207 से लेकर और 1707 ईस्वी के बीच जो भी महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट घटनाएं घटित हुई, उसका वर्णन, उसका अध्ययन हम मध्यकालीन भारत का इतिहास के अंतर्गत करते हैं। 1207 में जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ, तब से लेकर और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब तक माना जाता है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास है। उसके बाद आता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत हम 1707 से लेकर और 1947 ईस्वी तक बात करते हैं। हालांकि आधुनिक भारत का इतिहास को देखा जाए तो इसको भी हम आगे तक बढ़ा सकते हैं कि एक आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद। लेकिन जब एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है तो 1947 के पहले
1947 तक ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंट क्वेश्चनों की संख्या कम होती है। तो मेनली हमारा फोकस अभी आधुनिक भारत के इतिहास में 1707 से लेकर 1947 तक रहेगा। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे जब भारत की आज़ादी होगी और उसके बाद जो भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिवर्तन होंगे और आज भी जो परिवर्तनें हो रही हैं उन सब के बारे में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। अब इस तरह से प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इस तरह से भारत का इतिहास 3 भागों में बांट के अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार हम इसे इतिहासकारों ने 3 भागों में बांट दिया। अब हम बात करेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वह है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कि इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास को कैसे जानें, कौन कौन से सोर्स हैं जिसके अंतर्गत हम प्राचीन भारत को जान सके कि प्राचीन भारत के समय में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही थी। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, अभिलेख, सिक्का, स्मारक आदि किताबें, वैदिक साहित्य पढ़ेंगे, बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे, जैन साहित्य पढ़ेंगे। इस तरह से इसमें पढ़ा जाएगा। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल, यह काल जिस समय लोग कंप्लीट जीवन आदि मानव का जीते थे, कहने का मतलब कि जंगलों में रहा करते थे, कंदमूल खाते थे और पेड़ों पर रहते थे, पेड़ की छाल और जानवरों की छाल पहना करते थे। उस समय का जो जीवन है उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कहिए या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता कहिए या फिर इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहिए। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है क्योंकि इससे कुछ समय के अंतराल या फिर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। इसलिए प्राचीन भारत का जो हड़प्पा सभ्यता टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हम स्टार मार्क दे दें, ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा वह होगा वैदिक काल। वैदिक काल, इसमें हमें 2 पार्ट में करके पढ़ना होगा। एक होगा ऋग्वैदिक काल और दूसरा होगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसमें ऋग्वैदिक काल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन कैसी थी उसमें, और उत्तर वैदिक काल आते आते उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ उन सबको पढ़ा जाएगा। किस तरह से ऋग्वैदिक काल में पशुपालन का महत्व बहुत ज़्यादा था और उत्तर वैदिक काल आते आते पशुपालन का महत्व थोड़ा कम हुआ और कृषि का महत्व बढ़ गया, इसको जानेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद उसके धार्मिक जो संरचनाएं हैं उसमें क्या क्या परिवर्तन आए, किस तरह से जो कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्थाएं थी वह अब धीरे धीरे बदलते हुए जन्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था आने लगी, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे। फिर आगे हम पढ़ेंगे महाजनपद काल और उसके साथ ही मगध साम्राज्य। जैसे जैसे समय बीतता गया और परिस्थितियां बदलती गई, धीरे धीरे लोग पशुपालन से, ऋग्वैदिक काल में पशुपालन महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था थी, आर्थिक क्रियाकलाप था, और उत्तर वैदिक काल में आके कृषि हो गया। और जब कृषि हो गया धीरे धीरे उत्पादन बढ़ने लगे, सरप्लस होने लगा उत्पादन, तो वहाँ पे नगरों का विकास होने लगा। और जब नगर विकसित हुए उसके बाद धीरे धीरे जन हुआ, जन से जनपद हुआ और कई जनपद मिलके महाजनपद बना लिए। तो इतिहास में जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय के अकॉर्डिंग टोटल महाजनपदों की संख्या 16 थी। तो यहाँ पे हम 16 महाजनपद को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उन 16 महाजनपद में एक मगध नाम का जो जनपद, महाजनपद था, वह उस समय का साम्राज्य का रूप धारण कर लिया।
महाजनपद से निकल के वह साम्राज्य बन गया। तो उसको बड़े पढ़ेंगे, उसका मगध का उत्कर्ष देखेंगे, उसमें हम देखेंगे हर्यक वंश को, उसके बाद हम देखेंगे शिशुनाग वंश को, फिर उसके बाद देखेंगे नंद वंश को, और अंत में मौर्य वंश आया। मौर्य वंश तो इतना व्यापक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में कि पूरा उत्तर भारत, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को लेकर और मध्य एशिया तक उसका विस्तार हो गया। तो इसको हम देखेंगे मगध साम्राज्य का, और उसके लिए अलग से हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, अलग टॉपिक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण। इसमें सिकंदर का आक्रमण देखा जाएगा, उसके बाद डेरियस का, दारा प्रथम का आक्रमण देखा जाएगा। उसके बाद अगला देखेंगे हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन। अब जब नगरों का विकास हो गया तो वहाँ पे जो धार्मिक कट्टरता थी उस पे लोग अंकुश लगाने लगे, उस पे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करने लगे, कर्मकांड के विरोध, पुरोहितवाद के विरोध। तो इसके समक्ष एक नया धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें आपको पता है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक, इस तरह के कई नए धार्मिक आंदोलन हुए, जिसमें बौद्ध और जैन बहुत लोकप्रियता हासिल की और आज तक है। उसके बाद हम लोग फिर मौर्य साम्राज्य को देखेंगे कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक साम्राज्य की नींव रखी और वह अशोक के समय आते आते वह अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया। और उसका प्रशासन देखेंगे, कला देखेंगे, साहित्य देखेंगे। तो इस तरह से हम मौर्य साम्राज्य को देखेंगे। फिर उसके बाद मौर्योत्तर काल देखेंगे। मौर्यों के बाद जो कुछ विदेशी आए, कुषाण, शक, पहलव, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें कनिष्क को पढ़ेंगे, कजुलकड-फिसस के बारे में पढ़ेंगे, मिनांडर के बारे में पढ़ेंगे, इस तरह से हिंद यूनानी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद संगम युग के बारे में पढ़ेंगे। संगम युग आपको दक्षिण भारत का इतिहास है, इसमें चोल, चेर, पांड्य राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, संगम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे आके गुप्त काल आएगा। गुप्त काल में पढ़ेंगे श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन जिसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को पढ़ेंगे, कुमारगुप्त को पढ़ेंगे जिसने नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना करवाई। और उसके बाद इसके गुप्त काल के समय के प्रशासन, साहित्य, कला आदि क्षेत्र में अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस समय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फायान नाम का एक चीनी यात्री आया था, उसका वर्णन पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद गुप्तोत्तर काल, गुप्तों के बाद जो आए उनके बारे में पढ़ा जाएगा। और उसके बाद दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ा जाएगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम 800 से 1200 ईस्वी तक उत्तर भारत का राजनीतिक स्थिति, इसमें हम लोग पाल धर्म को, पाल वंश को देखेंगे, प्रतिहार देखेंगे, गुज्जर देखेंगे। इस तरह से करते हुए हम लोग संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास को कवर करेंगे। और फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास को देखेंगे। और फिर उसके बाद हम विश्व का इतिहास देखेंगे और संपूर्ण इतिहास के पाठ्यक्रम को सहेजते हुए हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करेंगे और अपने स्तर को इतना ऊंचा उठा लेंगे इतिहास के क्षेत्र में कि जब भी हम एग्ज़ाम देने बैठें, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठें, तो वहाँ पे कोई भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन हमें डराए नहीं, हमें प्रेशराइज ना करे, हमें दबाव में न डालें और हम निडर होके उस क्वेश्चन का सामना कर सके और उस क्वेश्चन का हल कर सके। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कि प्राचीन भारत के इतिहास में इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से सोर्स हैं। ठीक है, उसमें आपको साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत प्रमुख है। पुरातात्विक स्रोत में आपको अभिलेख है, सिक्का है, स्मारक है, कुछ अवशेष हैं, पुरातात्विक अवशेष हैं।
औजार, बर्तन, आभूषण। उसी तरह से साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्यिक स्रोत और गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत। धार्मिक साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्यिक स्रोत, ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड जो वैदिक साहित्य कह सकते हैं। फिर उसके बाद जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और धर्मेतर साहित्य के ये या धर्म से अलग जो साहित्य होगा उसमें हम लोग विज्ञान, कला, गणित इन सब से रिलेटेड नाटक, कहानी, कविता इन सब को देखेंगे, जिसमें हम लोग कालिदास को पढ़ेंगे, वराह मिहिर को देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ते हुए हम लोग फिर उसके अगले टॉपिक को ऐसे करते करते हम लोग पूरे प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे और फिर हम लोग इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं और आपसे विदा लेते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो जाएगा, वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना भूलिएगा मत। ठीक है, और फिर से एक बार और धन्यवाद।